प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला पे हमारी जो क्लास है वो है तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज की क्लास को समझने से पहले समझेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, क्योंकि हमें पिछली क्लास को आज की क्लास से करना है कनेक्ट करके हम सभी क्लासों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास को आने वाली क्लास से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा समझते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा स्वर क्या होते हैं। स्वर वो ध्वनि या वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, बगैर बाधा के इनका उच्चारण किया जाता है। फिर हमने समझा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हमने बताया आपको हिंदी में 11 स्वर होते हैं। फिर हमने समझा स्वरों का उच्चारण मुख की किस स्थिति कहाँ से किया जाता है। तो देखिए, मुख की कुछ स्थिति होती हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, जीव और होठ। तो देखिए, जो स्वरों का उच्चारण होता है वो कंठ और तालु से होता है, जीव और होठ से नहीं होता है। मगर 2 स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, होठ से होता है। कौन से, हस उ और दीर्घ उ। फिर उसके बाद में देखिए, हमने समझा कि स्वरों का वर्गीकरण 8 आधारों पर किया गया है। तो हमने पिछली क्लास में कितने आधार पढ़े, 5 आधार पढ़े। कौन कौन से, स्वरों का उच्चारण, समय और मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा पहले। फिर हमने पढ़ा जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कितने हो गए, 3। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और 5वां पढ़ा हमने जो जीव की पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो 5 पिछली क्लास में पढ़े और 3 आज की क्लास में पढ़ेंगे। और फिर हम स्वर पर जो बनने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देखिए, आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक। 5 हमने पिछली क्लास में और 3 आज। तो समझते हैं पहले इन्हीं वर्गीकरणों को, फिर समझेंगे जो प्रश्न है उनको कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 6वां वर्गीकरण है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। अब देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो नाक से निकलेगी या मुंह से निकलेगी। तो इनका वर्गीकरण ही क्या किया गया, नाक और मुंह के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, क्योंकि हवा 2 जगह से निकलेगी, एक या मुंह से निकलती है या नाक से। तो देखिए, निर्नासिक, इनको क्या बोलते हैं, मौखिक आधार पर निर्नासिक को। तो मौखिक आधार पर कौन कौन से स्वर हैं, देखिए जो स्वर हैं उनका उच्चारण किससे होता है, मुख से होता है। तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया, निर्नासिक में, मौखिक स्वरों में। तो देखिए कौन से होते हैं, हस्व आ होता है, दीर्घ आ होता है और हस्व ई होती है। ये क्या होते हैं, मुख से इनका उच्चारण होता है। फिर देखिए, इन पर जो शब्द दिए उनको समझेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो उनका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, मुख से होता है। तो देखिए, जैसे आप, अब हम आपसे बोल रहे हैं आप, तो देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, मुख से हो रहा है। जैसे देखिए, फिर अपना, तो देखिए नाक से का वायु नहीं निकल रही है, आप भी इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। फिर देखिए घर, फिर देखिए इधर उधर, ये क्या है, इत्यादि कुछ शब्द होते हैं, इनका उच्चारण किससे होता है, मुख से होता है। फिर देखिए अनुनासिक में देखिए ये जो बिंदु होता है ये क्या होता है, अनुनासिक का एक चिन्ह होता है। तो देखिए, इसमें जो स्वर आते हैं उनमें क्या रखते हैं हम, इस चिन्ह को रखते हैं हम, तो वो क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। उनका उच्चारण फिर किससे होने लगता है, नाक से होने लगता है। तो देखिए, इसमें जैसे शब्द से समझेंगे, आंगन, तो देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, नाक से हो रहा है। सांचा कहाँ से हो रहा है, नाक से उच्चारण हो रहा है। गांव कहाँ से हो रहा है, नाक से हो रहा है। दांत कहाँ से हो रहा है, नाक से हो रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर ये जो आपका चिन्ह है अगर किसी स्वर के ऊपर मिलता है तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। अब देखिए समझेंगे 7वां वर्गीकरण क्या है, मुख के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। पिछले जो क्लास में हमने समझा उसमें क्या समझा था, मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ मुख के स्थान के आधार पर, क्योंकि हमने आपको बताया कि मुख के कौन कौन से स्थान होते हैं, कंठ होता है। फिर देखिए कौन सा होता है, तालु तालब, तो तालब कौन सा होता है हमारा, ये होता है जीभ के ऊपर वाला। उसके बाद में देखिए मूर्धन्य, कंठ जो तालु होता है और कंठ के बीच में जो होता है वो क्या होता है, मूर्धन्य होता है। जिसमें देखिए हमारे अगर मुंह फाड़ेंगे तो एक इस तरीके से लटका होता है, वहीं क्या होता है,
वो झंझनाहट पैदा करता है, और वहीं क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और देखिए ओष्ठ, ओष्ठ जो होते हैं, होठ होते हैं, ये होता है। और देखिए कंठ तालु, कंठ को मिला के और तालु को मिला के इनका उच्चारण होता है, और कंठ को मिला के होठ को मिला के उस स्वरों का उच्चारण होता है। तो देखिए इसी को समझना है कि मुख्य स्थान पर कौन कौन से स्वरों का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो देखिए कंठ, कंठ से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो कौन से होंगे, ये कौन सा आपका, ये है विसर्ग। ये जो चिन्ह होता है, देखिए ये क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है, जिसको हम जब बचपन में हमें पढ़ाया जाता तो अंग आहा ऐसे बोलते थे, तो यही होता है विसर्ग। तो तीन हमें क्या करने, ये स्वरों का ध्यान रखना, कंठ का उच्चारण तीन स्वरों का होता है। फिर देखिए उसके बाद में तालव्य, तालु से, तो तालु से कौन सा, ई ई ई। तो देखिए कहाँ झंझनाहट हो रही है, हमारे तालु पर, ई ई। और देखिए जीभ थोड़ा क्या होती है, तालु की तरफ क्या हो जाती है, उठ जाती है। तो हस ई और धीर ई, ये दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। फिर देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य हमने आपको बताया कंठ और तालु के बीच में जो स्थिति होती है वो क्या होती है, मूर्धन्य होती है। तो यहाँ किसका उच्चारण होता है, री का उच्चारण किससे, मूर्धन्य से होता है। फिर देखिए उसके बाद में इसमें जो चौथा वर्गीकरण है वो क्या, ओठ, ओष्ठ। तो ओष्ठ से देखिए हस उ और दीर्घ उ। अब देखिए जैसे उच्चारण करते हैं इसका ऊ ऊ, तो देखिए कहां से हो रहा है, होठ, हमारे होठों की आकृति क्या हो जा रही है, वृत्ताकार हो जा रही है। तो पिछली क्लास में हमने देखिए दो तरीके से पढ़ा था हमने होठों की आकृति के आधार पर, तो एक था विवृत और दूसरा था वृत्त। तो देखिए इनका जो उच्चारण होता है वो कौन से होता है, वृत्त, अगर होठों की किस स्थिति के आधार पर। और देखिए होठ इसमें कैसे हो जाते हैं, हमारे वृत्ताकार हो जाते हैं। तो यहाँ हमको अगर मुख्य स्थान के आधार पर बताता है तो देखिए क्या होगा, ऊ, हस उ और दीर्घ उ, दो हमें याद रखने की, बहुत आसान है। हमने वहां भी बताया तो स्वरों का उच्चारण जो होठों से होता है कौन कौन से स्वर होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए पांचवा जो वर्गीकरण है वो है कंठ तालु, मतलब जो इन स्वरों का उच्चारण कंठ से भी होगा और कहां से होगा, तालु से होगा। जैसे देखिए ये है ए और ये ए, तो देखिए जैसे ए ए, तो कहां से हो रहा है, कंठ से। यहां से भी हमारी कुछ सांस जो वायु है निकल रही है और जीभ हमारी क्या, तालु की तरफ जा रही है। जैसे ए, तो इन दोनों का कहां से होता है, कंठ तालु से। हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करके इनको क्या करना है, याद करना है। अगर एक बार आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे और कभी आप इनको नहीं भूलेंगे। फिर देखिए कंठ ओष्ठ, कंठ से होता है और किससे होता है, होठ से होता है। तो देखिए ये कौन से होते हैं, ओ होते हैं, ये दोनों ओ होते हैं। अब देखिए इनका उच्चारण समझते हैं। जैसे ओ ओ, तो देखिए कहाँ, ओठ हमारा कैसा हो गया, गोल हो गया। और देखिए सांस हम कहाँ से खींच रहे हैं, कंठ से, ओ ओ, झंझनाहट। आप अगर इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो हमने समझा मुख्य स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए लास्ट जो है वर्गीकरण वो है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। घोषत्व को ही क्या बोलते हैं, सघोष। दो तरीके से वर्गीकरण होता है वर्णों का, देखिए एक घोष होते हैं और एक क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो स्वर किस में रखे जाते हैं, सघोष में। तो ये हमें ध्यान रखना कि सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष में रखे जाते हैं। फिर देखिए ये जो एक प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अभी हम इसी प्रश्न को बताते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना कि जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और कौन कौन से स्वर जो हैं बोले जाते हैं, कितने आधार होते हैं, कौन से आधार पर कौन से स्वर को बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन में दिया है 2, दूसरे में दिया है 3, तीसरे में दिया है 4 और चौथे में दिया है 5। ये 4 ऑप्शन है। आपको इसका कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। तो अब समझेंगे जो प्रश्न है, ये इसकी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। स्वर पर जो जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमने रखा है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं। अब हमसे पूछा अयोगवाह, तो देखिए अभी तक हमने क्या अयोगवाह वर्ड नहीं पढ़े, अयोगवाह वर्ड नहीं पढ़े, मगर ये क्या है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो देखिए इसमें स्वर कौन से हैं, अगर हम स्वर को जान जाएंगे तो स्वर जो है वो कौन कौन से हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अयोगवाह जो वर्ड है उनको छांट सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपके स्वर हैं, हस आ दीर्घ आ, हस ई दीर्घ ई, हस उ दीर्घ उ। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, जो वर्ड हैं
ये क्या है आपके अयोगवा है, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये स्वर के साथ क्या होते हैं, चलते हैं, स्वर के साथ चलते हैं। तो देखिए फिर जो अगला प्रश्न है उसको समझते, वो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वर, और हमने आपको बताया था ह्रस्व स्वर और बताया था संयुक्त स्वर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर है। तो देखिए हमें यहाँ पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब जब देखिए हमें प्रश्न हल करना हो तो हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि पूछा है या नहीं है। अक्सर ना ये जो होता है नहीं, इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। तो जब भी आप परीक्षा में प्रश्न को हल करें तो पीछे देखें हाँ दिया या ना दिया है। तो देखिए हमें ऑप्शन दिया ए दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, तो ये तीनों क्या है, दीर्घ स्वर हैं। और देखिए ये क्या है, संयुक्त स्वर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा होगा डी। इसमें कौन सा आंसर था, इसमें भी हमारा आंसर डी था। अब देखिए समझेंगे तीसरा प्रश्न, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा होठों की स्थिति। अब हमने बताया आपको पिछली क्लास में कि होठों की स्थिति कितने प्रकार से होती है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया है, ये सब चीजें हमने आपको पिछली क्लास में बताई। तो यहाँ हमें समझना प्रश्न। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। अब देखिए किस तरीके से, विवृत और वृत्त। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे जो मुख्य जो होठ होते हैं वो क्या हो जाए, गोल हो जाए, जैसे ऊ, ओ, तो ये स्वर कहाँ आएंगे, वृत्त में आएंगे। और देखिए बाकी जो किस में आएंगे, विवृत में आएंगे। ई, ए, इनका क्या हो रहा है, उच्चारण करने पर जो होठ है उनकी आकृति कैसे नहीं हो रही, वृत्ताकार नहीं हो रही है, इस तरीके से नहीं हो रही है। और देखिए जो जीव, जीव की किस स्थिति होती है, ये तो आपको आंसर बताना है, इस तरीके से होती है। ये हम आपको हिंट दे रहे हैं, जो आपको कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमने कौन सा प्रश्न समझा, तीसरा, और इसका आंसर क्या है 2। विवृत और वृत्त, 2 तरीके से क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया स्वरों का। फिर देखिए चौथा प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए यहाँ पूछा हमसे हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हमने आपको पिछली क्लास में, पहली क्लास थी उसमें बताया था कि जो वर्ण होते हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से। अब देखिए ध्वनियों का भी वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाएगा, 2 प्रकार से, क्योंकि वर्ण और ध्वनि, अगर हम जो ध्वनि है उनको लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, और जब ध्वनि रूप में रहेंगे तो वो आपके ध्वनि रहेंगी। जब हम आपसे बोल रहे हैं तो वो ध्वनि, और जब लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिर हम वर्ण, लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हमको कंफ्यूजन में दे दिया है ध्वनि। अगर यहाँ हमको देता वर्ण तो हम आंसर लगा देते 2, और यहाँ ध्वनि दे दिया तो क्या हो गया, थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा नहीं। तो इसी वजह से हमने ये प्रश्न आपको दिया कि अगर यहाँ ध्वनि देता है तो आप आंसर क्या लगाओगे। तो आंसर इसका होगा 2, स्वर और व्यंजन, वर्णों का जो क्या गया वर्गीकरण किया, और किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। अब देखिए इसमें पूछा पश्च स्वर, तो हमने आपको बताया था कि जो स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है। तो ये आंसर आपको देखिए इसमें देना है, इसी वजह से हम आपको नहीं बताएंगे। मगर देखिए कौन सा स्वर पश्च स्वर है, तो देखिए इसको बताया था एक वर्गीकरण में आता है, ये सिर्फ एक ही वर्गीकरण में आता है और एक ही स्वर है। और देखिए ये वाला जो है ये और ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए कौन सा हमारा आंसर होगा, ये दोनों तो एक कैटेगरी में आ गए, ये एक कैटेगरी में आ गया। तो देखिए बचा क्या है, दीर्घ आ, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पश्च स्वर हमें ध्यान रखना, दीर्घ आ आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर है 6, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्या है, दोनों ए हैं, पूछा है वर्ण क्या कहलाते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमें ऑप्शन दिया है नासिक, मूर्धन्य और ओष्ठ, और चौथा ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो देखिए नासिक, इनका उच्चारण कहाँ से, नाक से। तो देखिए हमने यहाँ समझा था अनुनासिक में कौन कौन से ये जो क्या आते हैं, स्वर आते हैं, तो इनका उच्चारण नाक से नहीं होगा। और करके देखते हैं, देखिए ए तो कहाँ से हो रहा है, मुख से हो रहा है। फिर देखिए मूर्धन्य, तो देखिए इनका उच्चारण समझते हैं कि मूर्धन्य, यहाँ हमने समझा मूर्धन्य क्या आता है, री आता है, तो इसका उच्चारण मूर्धन्य से नहीं होगा। तो फिर देखिए ओष्ठ, होठ से, तो हमने आपको होठ से कौन से जो स्वर बताए थे, ऊ, ह्रस्व और दीर्घ,
इनका कहाँ से होता है, होठ से होता है। तो देखिए फिर कहाँ से होगा इनका उच्चारण, कंठ और तालु से। तो कंठ तालु में देखिए हमने समझा था, कहाँ समझा था, यहाँ पर कंठ तालु से इन दोनों स्वरों का क्या होता है, उच्चारण होता है। तो इस तरीके से हमने क्लास को समझा और अगली क्लास हमारी रहेगी व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, विभिन्न परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में।